में जो कॉर्पोरेटाइजेशन होता जा रहा है अस्पतालों का, इसको आप क्या देख रहे हैं? सरकार ने खर्चे कम कर दिए, हेल्थ के ऊपर खर्चे बढ़ाए नहीं, एजुकेशन के ऊपर खर्चे बढ़ाए नहीं, एजुकेशन ने इम्प्रूव किया, बेसिक एजुकेशन हमने कुछ नहीं किया। कांग्रेस के ही लोग थे जिनके दिमाग में ये सब चीज़ें आई शुरू में, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल करो। 100 रुपए की चीज़ को, जो कि मैक्सिमम प्राइस उसकी 100 है, उसको भी 140 में हम बेचेंगे। ये कॉर्पोरेट की समस्या है। एक आईएएस का वहां पर होना, जैसे आपने उदाहरण दिया था सीडीएस का, इसी तरह से क्या हेल्थ डिपार्टमेंट में भी ऐसा ही कुछ हो, या आपको लगता है कि आईएएस ठीक है, उसको चला सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। आईएएस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आधे से ज़्यादा टाइम ये उसमें भी अपना फ़ायदा ढूंढने लगते हैं, कहाँ से पैसा हम कंपनी से बना लेंगे। आईएएस हो गए, मैं सब जानता हूँ। अगर आज 2024 में हम ऐसे 3 प्रमुख मुद्दों की बात करें जहां पे आपको लगता है कि वाकई रिफॉर्म्स की जरूरत है, और जो रिफॉर्म हो जाए ये देश एक नई दिशा में निकल जाए। जी, एक तो क्वालिटी एजुकेशन उनको देना पड़ेगा। दूसरी जगह खर्चे को थोड़ा कम करके हेल्थ इंप्रूव करनी पड़ेगी, हेल्थ जनरल हेल्थ सिस्टम। और तीसरा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट वो भी है कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल रिफॉर्म, तीनों बहुत जरूरी हैं। बगैर इन तीनों के प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। सर, आपका अनुभव बहुत वास्ट रहा। आपने आर्मी की 22 साल नौकरी की, फिर आप बाहर आए, फिर आपकी अपनी प्रैक्टिस है। हेल्थ, मेरा मानना है हेल्थ एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ये सरकार का बेसिक काम है, लेकिन धीरे धीरे जो है कॉर्पोरेटाइजेशन हॉस्पिटल का होना शुरू हो गया। मतलब मैं अब सरकारी अस्पताल में, हम लोग जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, हम सरकारी अस्पताल में नहीं जा रहे, जबकि वो डॉक्टर जो है वो योग्य डॉक्टर चुने जा रहे हैं वहां पर। तो ये कॉर्पोरेटाइजेशन जो होता जा रहा है, जब राजस्थान, माफी चाहता हूँ, भारत में जो कॉर्पोरेटाइजेशन होता जा रहा है अस्पतालों का, इसको आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि सरकारी अस्पताल पूरी तरह से सारी चीजें नहीं दे पा रहे, तो वहां पर प्राइवेट की जरूरत महसूस होती है। लेकिन प्राइवेट जब आता जा रहा, सरकारी में फिर सुधार की गुंजाइश भी नहीं हो रही है, कोई प्रयास भी नहीं दिख रहा उसके अंदर। देखिए, वहाँ भी वही में काम हो रहा है जो बाकी जगह हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि मेरे देखते देखते मेरे आँख के सामने ये सब चीज़ें हो रही हैं। जब मैं अंडर ग्रेजुएट था तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल वर्ड न सुनते थे, न समझते थे, और न कोई इसका आइडिया था। बल्कि काफ़ी दिन बाद तक ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का कोई वो नहीं था। मैं आपको बताऊं, जिस समय मैं आर्मी हॉस्पिटल में पोस्टेड था, उस पीरियड में अपोलो हॉस्पिटल जो है, ये जो कि मद्रास वाला है, प्रताप रेड्डी के एजेंट्स आर्मी हॉस्पिटल में 10-10 रुपये के जो है बॉन्ड लेकर के घूम रहे थे कि सर 10 रुपये का बॉन्ड 10 रुपये में आपको देंगे। हम लोग सोचते थे ये सब क्या कर रहे हैं यार, ये यहाँ पे ये क्या बेच रहे हैं ये। हमने नहीं लिया उस समय। और एक टाइम आया कि मैंने ही कॉर्पोरेट हॉस्पिटल थोड़े दिन ज्वाइन किया, उसी मतलब अपोलो हॉस्पिटल में भी काम किया थोड़े दिन। तो ये चेंजिंग वो पैटर्न है जो कि मतलब ये नहीं हुआ कि फॉर बेटरमेंट। आई वुड से इट इज़ नॉट फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। ये तो बल्कि सोसाइटी को थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सोसाइटी वाली चीज़ हो गई एट लार्ज, अगर आप देखें। क्योंकि सरकार ने खर्चे कम कर दिए, हेल्थ के ऊपर खर्चे बढ़ाए नहीं, एजुकेशन के ऊपर खर्चे बढ़ाए नहीं, एजुकेशन ने इम्प्रूव किया, बेसिक एजुकेशन एंड मिडिल क्लास एजुकेशन, इवन हायर क्लास एजुकेशन, एक्सेप्ट फ्यू आइलैंड ऑफ हायर एजुकेशन, हमने कुछ नहीं किया। कुछ आइलैंड ऑफ एजुकेशन हमने रखे। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जैसे आईआईटी और एम्स है, यहाँ के ग्रेजुएट आधे से ज़्यादा कंट्री के बाहर भाग जाते थे। बस इम्तहान दिया, इवन मेरा बैच, मैं आपको बताऊं, और मुझे कहने में शर्म नहीं है, अगर मेरे पास $10 होता उस ज़माने में 67 में, और थोड़ा सा पैसा होता बैंक बैलेंस 1000-2000 रुपये, तो शायद मैं भी यहाँ आपके सामने आज न बैठा होता। उस समय सिर्फ आपको $10 चाहिए था ECFMG इम्तहान देने के लिए, और आप क्लियर कीजिए और अमेरिका पहुंच जाइए। आपको उसके बाद $1 की ज़रूरत नहीं। वहाँ जिस यूनिवर्सिटी में आपको जगह मिलती थी वो आपका किराया पैन एम का पूरा देता था, दिल्ली से वहाँ दिल्ली तक आपको पहुँचना था।
उसके बाद प्लेन पे आप मुफ्त में चढ़िए, उस जगह उतरिए और टैक्सी वाले को भी लीजिए और उस अस्पताल में टपक जाइए। अब वो भी अस्पताल पे कर देगा। उनको डॉक्टरों की ज़रूरत थी, वो औकात जानते थे। इंग्लैंड अमेरिका आपको ले रहा था, आप आइए। हम मेरे टाइम तक की बात है, ये सिचुएशन थी। तो हुआ ये कि 80s में ये फ्लड गेट इन्होंने खोला। वो कांग्रेस का ही टाइम था, कांग्रेस के ही लोग थे जिनके दिमाग में ये सब चीज़ें आईं शुरू में कि कारपोरेट हॉस्पिटल करो। क्योंकि सरकारी, जब इनको लगा कि सरकार में जो है वो अच्छे डॉक्टर नहीं हैं या इक्विपमेंट नहीं है, तो प्राइवेट में कैसे वो होगा। प्राइवेट में इलाज कराने जाएंगे तो वहाँ भी कुछ चाहिए। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन्होंने कारपोरेट करके और खोलने की परमिशन दिया। अब हुआ ये कारपोरेट हॉस्पिटल खुले, तो कारपोरेट हॉस्पिटल ने क्या किया, अब वो दोनों तरफ गड़बड़ हो गया। उसमें अब ये हो गया कि साहब आप जितने इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा कराइए वह बेहतर है। तो खुलेआम जो है सर्कुलेशन भेजे गए, सर्कुलर्स भेजे गए हैं इन कारपोरेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को कि साहब आप जो है सीटी कराइए और 1000 रुपये आपका। ज़रूरत है या नहीं है, आप सीटी कराइए 1000 रुपये आपका। आप एमआरआई कराइए, इतना पैसा इतना। आपको एमआरआई सेंटर है वो पैसा देता है, आपको सीटी वाले पैसा देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये है, यही नहीं है, आप जो है दवा खरीदिए, उस पे है। ऐसी दवाएं हैं जो कि साहब जाइग्रिस नाम की एक दवा है जो कि लिवर में, सो कॉल्ड लिवर फेलियर में साहब बड़ी कारगर एक हवा उड़ा दी गई। हालांकि वो ड्रग बिल्कुल ही यूजलेस था और ऑलरेडी प्रूव हो चुका था कि यूजलेस ड्रग है, वो कुछ नहीं करता है लिवर फेलियर केसेस में। यूएस में उसकी सेल पे पाबंदी लगा दी गई थी उस समय इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उसको 2 साल तक बेचा गया एंड एट ए वेरी हाई कास्ट। एक डोज उसका 5-5 लाख रुपए कास्ट करता था। 25 से 50 लाख रुपए तक लोगों के खर्च हो जाते थे और एक मरीज नहीं बचा। नॉट ए सिंगल पेशेंट सर्वाइव्ड इन द इंटायर कंट्री। लेकिन ये चला और ये सब कारपोरेट हॉस्पिटल में ही ये दवाई लगी, क्योंकि प्राइवेट में अफोर्ड नहीं लोग करेंगे, प्राइवेट में ये चीज़ होगी नहीं। आप नी ट्रांसप्लांट, हीस ट्रांसप्लांट कराइए, उसमें जो है वो कहते हैं होल्डिंग चार्जेस। कंपनी के आदमी गेट पे खड़े हैं, ओटी के गेट पे खड़े हैं, सारा सामान लेके खड़े हैं। 100 रुपये की चीज़ को, जो कि मैक्सिमम प्राइस उसकी 100 है, उसको भी 140 में हम बेचेंगे कारपोरेट हॉस्पिटल में। क्यों? क्योंकि 100 रुपये तो उसकी प्राइस है, 40 रुपये हमारे होल्डिंग चार्ज हैं या 60 रुपये हमारे होल्डिंग चार्ज हैं। तो फॉर एवरी आइटम ऑफ 100 आई एम चार्जिंग 150 or 60 or 40 as holding charges, 40, 50 or 60. Whereas at the most that item should have been for 100 only. सूचर से लेके बड़ी चीज़ तक ये घपलेबाजी इन हॉस्पिटल्स में हो जाती है और होती रही है और आगे भी होगी जी। ये सब चलता रहेगा। तो मैं इसको डिवाइड तो ये जी हाँ, तो ये जो है इसका जो है डार्कर एस्पेक्ट है। और ये जो इसका बेटर एस्पेक्ट है कि आप चूंकि खूब पैसा डॉक्टरों को मिल जाता है तो इसलिए कुछ अच्छे डॉक्टर इसमें आ जाते हैं। पैसा तो सबको भी प्यारा है जी। तो पैसे के चक्कर में अधिकांश लोग आ जाते हैं। अब वो हमारे पीरियड के न टीचर रहे न मोरल रहा। उस जमाने में ये था हमारे टीचर्स का कि भाई तुम मरीज हो, तुम बताओ कि तुम्हारे ऊपर क्या इलाज किया जाए, तुम्हारे साथ क्या ट्रीटमेंट हो, कैसा हो। वो अब नहीं है। डॉक्टर इज नॉट पुटिंग हिमसेल्फ इनटू द शूज ऑफ द पेशेंट। वो पीरियड खत्म हो चुका है। ये कॉर्पोरेट की समस्या है। तो कुछ अच्छे लोग हैं लेकिन मेजॉरिटी अच्छी नहीं है वहाँ पे। मेजॉरिटी वही हैं, बल्कि सिविल से भी घटिया लोग हैं मेजॉरिटी वहाँ पे। 1-2 नाम आपने एक आध स्पेशलिटी में एक नाम आपने ले लिया, उसके बाद बाकी आपने भर लिए और खूब धुआंधार चल रहा है, अंधाधुंध बहुत बढ़िया चल रहा है। अब सब एडवर्टीजमेंट से चल रहा है।
आपको कैसे पता लगेगा कि ये बहुत बढ़िया आदमी है, ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा है? और पब्लिक भी हमारी, इंटरनेट का ज़माना आ गया, बेवकूफ़ी की बात नहीं। एक मरीज़ सारी बीमारी पढ़ के 1-2 बीमारी पढ़ लेगा और उसके बाद वो बोलेगा कि साहब ये बीमारी है, अब तो यही इसका इलाज होना चाहिए, अब ऐसा है। ऊट पटांग सवाल भी उससे पूछेगा डॉक्टर से, तो डॉक्टर भी वैसे ही फिर जवाब देने लगता है। तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की ये बीमारी हो गई है। तो इसको अगर मैं तुलना करूं, एक केजीएमसी का समय था, कॉर्पोरेट की आपने बात की, और फिर मिलिट्री हॉस्पिटल है, तो इनको फिर किस तरह हम देखते हैं, क्या डिफरेंस बहुत मुश्किल है। रहेगा? अब तो वो दिन लौट के आने बहुत मुश्किल है, हम शायद आए ही नहीं। इवन मेडिकल कॉलेजेस में अब वो चीज़ नहीं रही, उतनी जो है फ्रैंकनेस नहीं थी, नहीं है जो पहले थी। वो फीलिंग ऑफ वो नहीं है कि जिसको बोलिए कि दया भाव या करुणा भाव हो, या ये हो कि भाई हम यार एट हायर पेडेस्ट्रल हैं, हम डॉक्टर हैं, ये मरीज़ है, अगर इसके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं। हमारे टाइम में कुंवर साहब वगैरह तो ऐसे ही थे, वो तो उनकी प्रैक्टिस कुछ नहीं थी, नेक्स्ट टू नील थी। वो कभी किसी से पैसा मांगते ही नहीं थे। मरीज़ पहले तो देखेंगे नहीं जल्दी, और बड़ी मुश्किल से अगर उन्होंने देख लिया तो उसके बाद वो देखने के बाद आपको उठ के चल देंगे। कोई वो नहीं कि 1 सेकंड रुकेंगे, नहीं, सारी चीज़ आपको समझाया, उन्होंने लिखा, he will disappear in thin air। इसके पहले कि आप पूछें कि क्या पैसा हो, कितना पैसा हो, कोई पैसा, मतलब मैंने उनको मरीज दिखाया है एज ए स्टूडेंट। हम लोग दोनों क्लास फेलो, अशोक मनोकार्ड को अमेरिका में पल्मोनोलॉजिस्ट है, इज ए बिग नेम आउट देयर। उसके फादर को ही प्रॉब्लम थी, न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेशन हो रहा था। हम लोग दोनों आदमी गए, पहले तो उन्होंने पहले दिन जो है वो दूसरी दुनिया में ही रहते थे। पहले दिन किसी चीज़ में वो बिज़ी हो गए, आए और उसके बाद वो उठे थोड़ी देर बाद और फिर चले गए। हम लोग वेट करते रहे 15-20 मिनट। फिर उनका एक चपरासी होता था, चतुरी, वो आया, साहब नहीं हैं, आज साहब नहीं लौटी हैं। हम लोग उठ के चले गए। फिर अगले दिन आए, उन्होंने दिखाया उखाया, उन्होंने लिखा उखा, उसके बाद वो चले गए। हम लोगों ने कहा यार पैसा, तो वो बोला कि आप लोग पढ़ते हो? हाँ। ये क्या उनके फादर, आपके फादर हैं? हाँ। तो उठो भागो, पैसा देंगे। मतलब ये हाल था। उनको कोई वो नहीं था कि पैसा वैसा, कुछ भी नहीं। And he lived a very austere, very simple life। मतलब लड़कों से मांग के समोसा खा लेंगे, दाढ़ी के लिए साबुन, वो ब्लेड ले लेंगे, इस तरह के आदमी थे। किसी ज़माने में वो वार्डन हुआ करते थे, एक सीवी हॉस्टल था, उसी के बगल में उनका घर था। किसी ने उनको खाली ही नहीं करवाया कि वार्डन का घर उनके साथ रह गया, वो उसी मर भी गए। तो ये जो है वो कल्चर तो ख़त्म हो गया, अब वो चीज़ नहीं आ सकती। अच्छा, हमारे देश में अंग्रेजों ने एक भूरे साहब की कल्पना की, ICS हुए और वो IAS आज तक चले आ रहे हैं। आर्मी में भी हमने देखा, जो एक ऐसा डिफेंस जो कि एक बहुत स्पेशलाइज सेक्टर है, वहां पर भी IAS ही उसको चला रहा था। हेल्थ सेक्टर के अंदर भी, क्योंकि IAS का जो देश में मुख्य काम है वो पॉलिसी का एग्जीक्यूशन है, पॉलिसी बनाना है। हम ये मानते हैं कि नेता पढ़ा लिखा हो ना हो, IAS चूंकि पढ़ा लिखा है वो उसके ऊपर एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन एक तो IAS उस विभाग से संबंधित ही नहीं होता, जरूरी नहीं कि डॉक्टर को ही हेल्थ डिपार्टमेंट दिया जाए। कोई भी IAS जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट का सर्वा हो जाता है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर आपने इतने वर्षों में काम किया है, एक IAS का वहां पर होना, जैसे आपने उदाहरण एक दिया था CDS का, इसी तरह से क्या हेल्थ डिपार्टमेंट में भी ऐसा ही कुछ हो, या आपको लगता है कि नहीं IAS ठीक है, उसको चला सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। IAS बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि IAS का फिर एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, उसी से क्लियर हो जाएगा जी। एक सोनकर करके साहब थे, वो जो है वो IAS थे यूपी में, वो हेल्थ सेक्रेटरी हो गए। अब उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आई, उन्होंने जो है डॉक्टरों की मीटिंग बुलवाई, उसमें डायरेक्टर वगैरह और ये असिस्टेंट डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ सर्विसेज, ये वो किसी बात में किसी ने उनसे कुछ डिसएग्रीमेंट किया होगा, तो वो श्रीमान जी बोल रहे हैं। उसमें हमारा भी एक क्लास फेलो था उस मीटिंग में, उसी ने ये किस्सा बताया। तो उन्होंने उससे कहा, डॉक्टर BK सिंह, वो जो है
वो किसी प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन का बाद में डायरेक्टर भी रहा, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था काफ़ी दिन, रिटायर हो गया है, केजी में ही प्रोफेसर था। तो उसने कहा कि डॉक्टर तुम जानते हो कि मेरे बाप दादा क्या करते थे? अब किसी को क्या पता भैया कि आपके बाप दादा करते हो, सब चुप। भैया IAS हैं, हेल्थ सेक्रेटरी हैं। वो चमड़ी उधेड़ा करते थे, मैं चमड़ी उधेड़ दूंगा। आई मीन दिस इज द लैंग्वेज, व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल? ये है इन लोगों की असलियत। एक साहब जो है IAS हो गए, उनके पिताजी कहीं स्टोर्स इंचार्ज हुआ करते थे। उनको हो सकता है सुपरिटेंडेंट ने कभी डांटा हो, कुछ उनसे गलती हुई हो, कुछ गड़बड़ हुआ हो, क्या हुआ हो, तो वो जब DM हो गए तो जाके सिविल सर्जन को ही रोज़ डांटते थे, वो ही खुंदक निकालते थे क्योंकि उनके बाप को डांटा गया था। ये देखिए। तीसरा बताऊं, एक श्रीमान जी सेक्रेटरी हो गए, पता चला कि वो इतने बड़े अय्याश थे कि वो उनको शौक था नई लड़कियों के साथ सोने का। एक रात वहाँ हजरतगंज में हलवाशिया मार्केट, एक हलवाशिया की बहुत बड़ी बिल्डिंग है हलवासियाज की, वो हलवाशिया मार्केट, हलवाशिया मार्ट, वहाँ वो पहुँचे। अरेंज किया होगा कहीं किसी के थ्रू। जब वहाँ पहुँचे तो हिज ओन डॉटर वॉज लाइंग नेकेड इन द बेड। ही वॉज, मतलब अब क्या करें? उन्होंने सोचा कि गुस्सा भी आया होगा और शर्म भी आई होगी, और बेहया और क्रिमिनल टेंडेंसी के आदमी होंगे। वो पिस्तौल भी लेके हर समय घूमते थे, इतने बड़े वो जड्ड थे। उन्होंने आओ देखा ना ताओ पिस्तौल निकाली और उस लड़की को मार दी कि मर जाएगी, किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा, पता ही नहीं लगेगा किसने मारा। अनफॉर्चुनेटली वो बच गई। पहली गोली चलाने के बाद हाथ पैर सुन्न हो गए उनके खुद, वो पैरालिटिक हो गई, दोनों हाथ में दोनों पैर भी गए उसके बेचारी के। अब जैसे तैसे वो लड़की फिर खुद ही उठा के ले गए मेडिकल कॉलेज लखनऊ। फिर उसको इस स्टोरी को कवर अप किया गया। इन लोगों से क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे? और ये लोग जो है रियली हेल्थ में इंटरेस्टेड हैं पब्लिक के। आधे से ज़्यादा टाइम ये उसमें भी अपना फ़ायदा ढूंढने लगते हैं, कहाँ से पैसा हम कंपनी से बना लें, ये कर लें, वो कर लें। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द रियल इम्प्रूवमेंट। और तो और अमिताभ कांत जैसे आदमी जो कि नीति आयोग के चेयरमैन रहे हैं, बट मैं बाई नेम कह रहा हूँ, इन्होंने खुद लिखा है, ये ना नहीं कर सकते कि छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं उनको हम मेडिकल कॉलेज बना के और फंक्शनल और बहुत बढ़िया दिखा सकते हैं, और कर सकते हैं, और करेंगे, और करना चाहिए। इन्होंने बहुत बड़ा लेख लिखा है, मैंने खुद पढ़ा है। ये कांट से नो, प्रेस में आया है, इनके नाम से आया है। न उसमें फिजियोलॉजी है, न पैथोलॉजी है, न एनाटॉमी है, न कुछ है, न प्लेग्राउंड है, न हॉस्टल है। एक तो बिल्डिंग है, उसमें मेडिकल कॉलेज खोल दोगे और चल जाएगा, और सब लड़के बड़े जो सब जो हैं वो धनवंतरी हो जाएंगे, और सब जो है वो अब क्या कहें इन लोगों को। तो ये लोग जो है ना, ये तो इनके दिमाग फट जाते हैं जब ये IAS हो गए। मैं सब जानता हूँ, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसका मैं मास्टर नहीं हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ये फीलिंग इन लोगों में आ जाती है, इसलिए ये कभी ठीक काम नहीं कर सकते। इक्के दुक्के कभी हो जाए तो हो जाए, एक आध IAS। अब तो बहुत से लड़के बैठने लगे, हमारे टाइम में तो एम्स मतलब मेडिसिन नहीं था सब्जेक्ट, आज मेडिसिन, अब तो डॉक्टर लड़के भी होने लगे हैं IAS IPS। लेकिन वो उनकी पोस्टिंग 99% टाइम हेल्थ में नहीं होगी, आप देखेंगे वो कहीं और रहेंगे जी। और थोड़े दिन में वो भी उसी ढर्रे में बदल जाते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। तो ये जो है सिस्टम ही पूरा चेंज होगा, तभी काम चलेगा, ऐसे नहीं। तो अगर मैं पूरी जो हमारी चर्चा हुई, एक अच्छी काफ़ी लंबी चर्चा हुई, बहुत सारे विषयों पे हुई, 1947 से आज हम 2024 में हैं। हाँ। अगर 3-4 ऐसे प्रमुख आपको लगता है कि रिफॉर्म्स जो आज इस देश को चाहिए, जो आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत चीज़ें सुधार सकता है, तो वो क्या होंगी? वो सुधार तो 3 स्टेप पे होगा, वही बेसिक सुधार जी। एक तो क्वालिटी एजुकेशन हमको देना पड़ेगा, जो दूसरे हमको दूसरी जगह खर्चे को थोड़ा कम करके, काट पीट करके, या कहीं से रेवेन्यू बना करके
इम्प्रूव करनी पड़ेगी हेल्थ, जनरल हेल्थ सिस्टम, जनरल पब्लिक को एक रीजनेबल जो है हेल्थ केयर मिले। जैसे फौज है, फौज में फॉर्चुनेटली ये है कि जो सर्विंग हैं, इवन रिटायर्ड, दे आर लुक्ड आफ्टर वेरी वेल। इस तरह का कोई सिस्टम आप ला दें जनरल पब्लिक के लिए, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो समस्या ही समाधान हो जाए, फिर तो हेल्थ की समस्या ही खत्म हो गई। भाई जो रीजनेबल इलाज है वो होगा, ये नहीं कि झूठे दिलासा हम देंगे कि तुम 100 साल जियोगे, मरना तुमको अगले दिन है, मरना है, वही फैक्ट है। ऑल लिविंग बीइंग्स आर पेरिशेबल, सो आर द ह्यूमंस। बीमारियां होंगी, लोग मरेंगे, लोग टूटेंगे फूटेंगे, सब चीज़ होगी, उसको एक्सेप्ट करो, द रियलिटी ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट करो। ज़िंदगी बहुत मुश्किल नहीं है, ये चीज़ समझनी पड़ेगी, लेकिन उस पर खर्चा चाहिए। विथ ऑनेस्टी आपको काम करना पड़ेगा। और दूसरे ये कि साहब डॉक्टर कुछ जो हैं वो एकाएक जो हैं वो हो जाएं बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। अब तो ये हो गया है कि कुछ लोगों के पास 10-5 करोड़ नहीं है, 50 करोड़, 100 करोड़, इससे भी ज़्यादा है। विच इज़ आई मीन, आप नरेश त्रेहन को ले लीजिए, हमसे जूनियर बैच का है, हमारे ही कॉलेज का है, हमारे ही कॉलेज का है। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, अब कितनों का नाम लूँ, क्या क्या बताऊँ आपको। इन लोगों को तो मैं जानता हूँ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट देखा है, तो पहले दिन से देखा है इसको, तो क्या क्या आपको बताएं, है किन किन लोगों का, मतलब आप, मतलब बहुत से लोगों को जानता हूँ, बहुत से लोगों को इनसे आउट जानता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हैं। लोगों ने, मतलब छोटी मोटी इंडस्ट्री इनका मुकाबला नहीं कर सकती, ऐसे अकेले थोड़ी हैं जी। फार्मा इंडस्ट्री भी नाउ देयर आर, आई मीन इन, अब तो धीरे धीरे ऐसे लोगों की संख्या पूरे देश में हजारों में पहुंच गई होगी। सर, पूरा समय आपका जो है, आपने बहुत सारी चीजों पर हम लोगों ने बात की। 1947 से 2024 आपने देश को बदलते देखा, राजनीति को बदलते देखा, फौज को बदलते देखा, हेल्थ सेक्टर को बदलते देखा। अगर आज 2024 में हम ऐसे 3 प्रमुख मुद्दों की बात करें जहां पे आपको लगता है कि वाकई रिफॉर्म्स की जरूरत है, और जो रिफॉर्म हो जाए तो ये देश एक नई दिशा में निकल जाएगा, उसमें पहला रिफॉर्म तो बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन जी, और वो यूनिफॉर्म रहे, सबको दीजिए आप, उस पर आपको खर्च करना ही पड़ेगा, आपको उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और उसमें जो है सेक्टर वाइज आप पढ़ाइए। ये नहीं कि मेरा बच्चा जो है जाके दून स्कूल में पढ़ेगा और आपका बच्चा जो है वो झुमरी तलैया में पढ़ेगा, नहीं, जो आप रहते हैं वहाँ पे जो स्कूल है उस रीजन में वो पढ़ेगा, तो आप हमेशा करेंगे कि अच्छे स्कूल हों। फिर दूसरा जो है हेल्थ सेक्टर, जो कि मैं बोल रहा हूँ, और जो कि आप जानते हैं कि आपको क्वालिटी हेल्थ केयर देनी पड़ेगी, एक स्टैंडर्ड आप तय करेंगे, जैसे कि यूके में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, उस तरह का एक जो है क्वालिटी हेल्थ केयर आपको जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद ठीक है, कुछ प्राइवेट रहेंगे, उनको करने दीजिए, जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो वहाँ जाएंगे, बेसिक फैसिलिटीज़ उनको और मिलेंगी, कमरा के साथ एक लाउंज भी मिलेगा, ये भी है वो भी है, सब चीज़ ठीक है, वो सब करने दीजिए। और तीसरा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट वो भी है कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल रिफॉर्म। कोई चीज़ जो गड़बड़ होती है, गलत होती है, अगर उसके लिए कोई आदमी रिफॉर्म में ये है कि अगर वो जुडिशरी में बेचारा जाता है तो 20 साल बाद, अगर 40 साल बाद मुकदमे का फैसला होता है तो फिर फ़ायदा क्या है? उसका तो घर बिक जाएगा और मिलेगा कुछ नहीं, वो मर जाएगा, उसके लड़के भी साथ बूढ़े होकर मर जाएं और तब भी उसको न मिले जी। तो ये बहुत ज़रूरी है, तीनों बहुत ज़रूरी हैं, बगैर इन तीनों के हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है प्रोग्रेस। बहुत समय दिया, इतना लंबा हम लोगों ने चर्चा की सर के साथ। अगर मैं समराइज करूं तो एक शिक्षित और स्वस्थ समाज जहां पर कि एक बेहतरीन प्रशासन हो, न्याय व्यवस्था हो, वो समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये डॉक्टर IP सिंह के साथ भी मेरी बातचीत का लघु अनुवाद है।
तो इसी के साथ बहुत बढ़िया सार्थक चर्चा, आपका बहुत धन्यवाद सर। आपने 81 की एज में इतनी देर में बताऊं दर्शकों को कि कट होकर जितनी भी देर का ये बनेगा, लेकिन हमने ये 4 घंटे से हम इसको शूट कर रहे हैं और सर जो है यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं उसी एनर्जी के साथ उन्होंने बात की है। तो आप देखें इस वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।